नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास का बायोलॉजी विषय जो है उसका पहला चैप्टर का मैं एमसीक्यू लिख रहा हूँ। 10वां क्लास में पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जैव प्रक्रम। आप देख रहे हैं बोर्ड पर 10th क्लास में बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस की आवश्यकता उनको होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित 4 प्रकार के होते हैं। तो पर्णहरित ये जो होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्णहरित या क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना होता है। अगली सवाल में आते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यहाँ पर देखिए फुटपाथ के द्वारा होता है। फुटपाथ के द्वारा आपका अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आगे बढ़ेंगे। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि मानव के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है। आप देख रहे हैं पीत रस। यकृत पीत रस का स्राव करता है जो पित्ताशय में संचित होता है और वसा का पायसीकरण करता है। तो लीवर जो है यानी यकृत जो है इससे क्या स्रावित होता है, तो पीत रस स्रावित होता है। अगला सवाल है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में यहाँ ऑप्शन सी एमाइलेज यानी कि टायलिन एंजाइम पाया जाता है। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। तो वायवीय श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। याद रखिए वायवीय श्वसन की अधिकांश क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह, चाहे कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से क्या बनता है। ईस्ट में जब अवायवीय श्वसन होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। पेड़ पौधों की पत्तियों में अत्यंत छोटी छोटी छिद्र होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। उन्हीं छोटे छोटे छिद्र को क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ों में जाइलम नाम का ऊतक पाया जाता है, जो क्या करता है, पेड़ पौधों की जड़ों से खनिज और लवण को अवशोषित करके नीचे से ऊपर की ओर भेजता है। यानी कि पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। पौधों में खाद्य पदार्थों यानी भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम जाइलम पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो मिट्टी और जल को मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके ऊपर भेजता है। और फ्लोएम का क्या काम है कि खाद्य पदार्थ को चाहे भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। इसीलिए क्या लगा ऑप्शन दिया है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। पूछ रहा है कि मनुष्य का जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है। तो मनुष्य के रक्त में विशेष प्रकार का प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे बढ़ेंगे। मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं। पूछ रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोशिका होते हैं।
आप सभी जानते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। 2 आलिंग होता है, 2 आलिंग और 2 विलय होता है, 2 विलय होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं या मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंग और 2 विलय। और मेढक में पूछिए तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होता है। मछली में पूछिए तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है। आगे बढ़ा जाए। सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। तो 120 क्या है? ऊपर वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं 120 का क्या होता है? 80 होता है। और 120 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिस्टोलिक। इसको सिस्टोलिक कहा जाएगा। और नीचे वाला जो है इसको क्या कहते हैं? तो डायस्टोलिक कहा जाता है। यानी सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप होता है, वो आपका 120/80 होता है। तो 120 वाले को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक बोलेंगे और 80 का बोलेंगे डायस्टोलिक बोलेंगे। और ये समझ में चलते हैं कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले आती है? तो शरीर में 2 चीजें होती हैं, सीरा और धमनी। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि धमनी क्या करती है? धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। यानी कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? तो धमनी करती है। और सीरा क्या करती है? तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और ये क्वेश्चन चला जाए। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है। वृक्क जो है वो मनुष्य के शरीर का क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और ये क्वेश्चन पे आएंगे वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन जो है प्रत्येक वृक्क में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का सूक्ष्म कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन पे चला जाए। पौधे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? पौधे का जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वह हमारे उपयोग में आ जाता है। ठीक है ना? आप देखिए यहाँ पर गोंद और रेजिन, ये दोनों क्या पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? जो रंध्र खुलते हैं, रंध्र बंद होते हैं, उनका काम कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं। पेड़ पौधों की पत्तियों की छोटी छोटी छिद्रें होती हैं, उनमें द्वार कोशिका होता है। और वही द्वार कोशिका क्या करती है? कि इनको नियंत्रित करती है कि कब कैसे खोलना और कैसे बंद करना। अगले सवाल पे आएंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होगा? तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए। देखिए पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे जाइलम क्या करेगा? जल और खनिज लवण का वहन करता है। जल और खनिज लवण। जाइलम पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है और मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जल जो है, जल आपका होता है H2O। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? H2 को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ पौधों के किसी काम का चीज नहीं होता है और इसको क्या करते हैं? हम लोग त्याग कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन का। तो सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जल का प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जल का प्रकाशीय अपघटन। यानी कि जल को अवशोषित करके हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेना और ऑक्सीजन को बेकार समझ के छोड़ देना। यानी कि ऑक्सीजन का पेड़ पौधों को कोई आवश्यकता नहीं होता, वे त्याग कर देते हैं। अगले सवाल जाएंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य रेतिका में क्या होता है? अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अगले सवाल में आएंगे
पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस भाग से मुख्य रूप से होती है? तो पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किससे होगी? पत्तियों से होगी, सब कोई जानता है। या हमने भी पता दिया कि नहीं? पत्तियों पर स्थित रंध्रों के माध्यम से अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। अगले सवाल पे आएंगे। कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कराती है? तो डायलिसिस कराती है। आप सुनेंगे कि किसी आदमी का किडनी खराब हो गया, जब उसका किडनी खराब हो जाता है तो वह मूत्र का त्याग नहीं कर पाता है, उसके शरीर से यूरिन जो है, पेशाब जो है नहीं निकल पाता है, और जब वो यूरिन उसके शरीर में पेशाब जब जमा होता है तो वो आदमी बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो है डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उस यूरिन को, उस पेशाब को शरीर से बाहर निकालते हैं, तब जाके रोगी को क्या होता है? आराम मिलता है, उसको रिलैक्स महसूस होता है। अगला सवाल है कि मानव लार का प्राकृतिक पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का लार जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है ना? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6.8 मानव लार का पीएच मान लगभग 6.8 होता है, जो इसे हल्का अम्लीय बनाता है। आप जानते हैं कि पीएच मान जो है अगर 7 है तो क्या है? उदासीन होता है। पीएच मान किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो क्या है? उदासीन है। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम हो तो क्या देगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम हो क्या जाएगा? अम्लीय। और 7 से अधिक रहता है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। तो मनुष्य का जो लार होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसीलिए 7 से कम है कि नहीं है? तो क्या कर रहा है? मानव लार का प्राकृतिक पीएच मान कितना होगा? 6.8 होता है, यानी कि कैसा होगा? हल्का अम्लीय होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 24 क्वेश्चन किए हैं, 24 क्वेश्चन किए हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर से, और इस चैप्टर का और मुख्य क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, कल की वीडियो में फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।